दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत और नौजवान औरत होती है जो पिछले 3 सालों से विधवा थी। लेकिन दोस्तों रोज रोज रात में वो किसी से बातें किया करती थी। एक दिन उस विधवा औरत के फोन पर रात को एक फोन आता है और फोन पर वो शख्स उससे कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी कैसी हो। दोस्तों इस बात पर वो औरत जवाब देती है और कहती है कि कम से कम तुम तो मुझे विधवा मत बोलो, क्योंकि सारी सच्चाई तुम तो पहले से ही जानते हो और सारी हकीकत के बारे में तुम्हें पहले से ही पता है। उसके बाद दोस्तों वो औरत वीडियो कॉल पर उस आदमी के सामने अपने कपड़े बदलती है और एक दुल्हन की तरह सजती है, संवरती है और सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र भी पहनती है और लाल कलर की साड़ी भी पहनती है और उसके बाद वीडियो कॉल पर उस आदमी के साथ शुरू हो जाती है। शुरू हो जाने का मतलब है कि वीडियो कॉल पर वो विधवा औरत अपने कपड़े उतारकर उस तरीके से उसके साथ वीडियो कॉल पर ही संबंध बनाने लगती है। लेकिन दोस्तों ये दोनों इस बात से अनजान थे कि कोई तीसरा भी उनकी इस हरकत को देख रहा है। दोस्तों ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की है और बहुत ही मजेदार, दिलचस्प और हैरान कर देने वाली और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं या फिर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट वीडियो में छोड़ दीजिएगा ताकि मुझे अच्छा लगेगा। दोस्तों आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा की, जो कि अयोध्या से बिल्कुल सटा हुआ जिला है। दोस्तों गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के बेसिया चंद गांव की ये घटना है। दोस्तों जो औरत होती है उसका नाम होता है सरिता। सरिता की शादी बसिया चंद गांव के रामकरण से होती है और उसके बाद परिवार में रामकरण के 3 भाई और उसके माता पिता यानी कि पूरी फैमिली होती है। घर पूरा फैमिली से भरा हुआ होता है। दोस्तों कुछ दिनों तक सरिता और उसका पति रामकरण पति पत्नी के रूप में दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से समय बिताते हैं, एकदम खुशहाल रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके घर पर पारिवारिक झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर के ही जो लोग थे वो आपस में ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो सरिता है वो रोते रोते थाने पहुंच जाती है और थाने जाने के बाद थानेदार साहब से कहती है कि साहब मेरे पति का मर्डर कर दिया गया है। और इतना कहने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। थानेदार साहब उसको शांत कराते हैं और कहते हैं कि जो भी बात है शांति से हमें शुरू से बताओ और रो मत। तब सरिता थानेदार साहब से कहती है कि साहब हमारे परिवार में 3 देवर हैं और जिनका नाम है श्याम, अर्जुन और जितेंद्र, और इन तीनों के अलावा हमारे एक ससुर भी हैं और इन सभी लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये सभी लोग हम लोग का सारा जायदाद हड़प कर अपने नाम करवाना चाहते हैं। हमारी सारी जमीन वो हड़पना चाहते हैं। लेकिन जब हमारे पति इसका विरोध किए तो हमारे पति को इन लोगों ने बहुत ज्यादा मारा पीटा। हमारे ससुर भी हमारे देवर के साथ मिलकर बहुत ज्यादा हमारे पति को मारे और मारने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया और उसकी बॉडी को कहीं छिपा दिया गया। उसकी बॉडी मिल नहीं पा रही है। दोस्तों सरिता थानेदार साहब से कहती है कि किसी भी तरीके से मैं बस अपनी जान बचाकर आपके पास आई हूं कंप्लेन लिखवाने के लिए। दोस्तों सरिता जिस तरीके से तड़पते हुए रो रो कर सारी बातें थानेदार साहब को बता रही थी, सरिता की ये सारी बातें सुनकर थानेदार साहब उसके ऊपर रहम जताते हैं और तुरंत अपने सिपाहियों को लेकर सरिता के घर पहुंच जाते हैं और गांव को चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि वो लोग कहीं भी भाग ना पाएं। उसके बाद चारों लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 3 देवर थे सरिता के और सरिता के एक ससुर भी थे। चारों लोगों को गिरफ्तार करने के बाद थानेदार साहब उनसे पूछते हैं कि ये बताओ तुम लोगों ने उसकी बॉडी को कहां छुपा रखा है। तब दोस्तों सरिता के घर वाले यानी कि उसके देवर और ससुर कहते हैं कि साहब हम लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते, हम लोग को नहीं पता कि रामकरण कहां चला गया है, आप सरिता से क्यों नहीं पूछते हैं। और दोस्तों सरिता के देवर ये भी कहते हैं कि हम लोगों अपने भाई का मर्डर भला क्यों करेंगे। उसके बाद सरिता के ससुर भी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब आपके पास जिसने कंप्लेन लिखवाया है क्यों नहीं आप उसी से पूछते हैं, शायद इस घटना के बारे में उसी को शायद कुछ पता हो। उसके बाद दोस्तों थानेदार साहब उसकी तरफ यानी कि सरिता की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि सरिता का जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा मासूम होता है। दिखने में वो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सरिता किसी का मर्डर कर सकती है या फिर वो किसी का जान ले सकती है। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस है वो शुरू से लेकर अंत तक सरिता के देवर और सरिता के ससुर को ही आरोपी मानकर इस केस को आगे बढ़ाया जाता है और पुलिस यही सोचती है कि ये चारों लोग ही मिलकर रामकरण की हत्या किए हैं और उसकी बॉडी को कहीं छिपा दिए हैं। उसके बाद इन चारों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है और कोर्ट में पेश करने के बाद इन चारों के ऊपर कार्रवाई करते हुए इन चारों को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद पुलिस रामकरण के बॉडी को ढूंढने में जुट जाती है। अब जो सरिता थी वो विधवा हो चुकी थी और दोस्तों सोचने वाली बात ये भी थी कि एक ही परिवार के एक ही दिन 5 लोग गायब हो जाएं, जिसमें से 4 लोग जेल चले गए थे और एक की हत्या हो गई थी। तो
उस घर में मातम का माहौल छा जाता है। यहाँ तक कि रिश्तेदार में जितने भी लोग थे सभी लोगों को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो सभी लोग दौड़ते हुए सरिता के ससुराल आते हैं और सरिता से सारी घटना के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखा जाए तो सभी लोग इस घटना से बहुत ज्यादा डरे हुए थे, बहुत ज्यादा सहमे हुए थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता चला जाता है, लेकिन जो चारों लोग थे वो लोग अभी भी जेल में बंद थे। तो इन तीनों की पत्नियां, जो तीनों देवर थे, उनकी पत्नियां अक्सर जेल में मिलने के लिए इन लोगों से जाया करती थी। जब जेल में मिलने के लिए जाया करती थी तो वो चारों अपनी पत्नियों से हालचाल लिया करते थे और पूछते थे कि ये बताओ कि रामकरण की बॉडी अभी तक मिली है कि नहीं मिली है, क्योंकि अगर रामकरण की बॉडी मिल जाती है तो शायद इस मामले का खुलासा हो जाता और रामकरण की हत्या का खुलासा भी हो जाता कि उसकी हत्या किसने की है। लेकिन चारों की पत्नियां उन्हीं के ऊपर, अपने पति के ऊपर ही शक जताती थी और कहती थी कि इसके बारे में तो तुम लोग को ही पता होगा, क्योंकि तुम लोगों ने उसको मारा है और तुम ही लोग उसको कहीं छिपा दिए हो, तो इसके बारे में तुम लोग से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं है। तब दोस्तों वो तीनों अपनी पत्नियों से कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम तुम लोगों तो हमारे ऊपर विश्वास करो, हम लोग उसको नहीं मारे हैं, हमने उसकी हत्या नहीं की है। दोस्तों अब इसी दौरान जो सरिता थी वो रात दिन एक करके किसी से फोन पर बातें करने लगती है, किसी से उसकी बातचीत चलने लगती है। दरअसल सरिता और सरिता के पड़ोसी का जो घर होता है वो दोनों का घर एक दूसरे से चिपका हुआ होता है, बस एक दीवार का ही फासला होता है। तो जब भी सरिता रात को फोन से बातें करती थी तो उसकी आवाज दूसरे घर में यानी कि उसके पड़ोसी तक उसकी आवाज जाती थी और उसकी पड़ोसी भी उसकी सारी बातें सुना करते थे। दोस्तों एक दिन जेल में जब उनकी पत्नियां मिलने जाती हैं तो उनके परिवार की महिलाएं उनसे मिलने जाती हैं तो वो चारों लोग थे, उनमें से तीनों देवर पूछते हैं अपनी पत्नियों से कि ये बताओ कि सरिता कैसी है, वो ठीक है ना। तब जो महिलाएं उनसे जेल में मिलने गई थी वो लोग कहती हैं कि तुम सरिता की बात कर रहे हो, वो तो रामकरण के जाने के बाद पता नहीं किससे वो दिन रात एक करके बातें करने लगी है और वो अपने शांति से सुकून से अपनी जिंदगी जी रही है, उसको तो कोई परवाह ही नहीं है कि उसका पति मर गया है और वो किसी और से वीडियो कॉल पर दिन रात चैटिंग करती रहती है, बातें करती रहती है। जब ये सारी बातें उन चार लोगों को जेल में पता लगती है तो वो लोग कहते हैं कि तुम लोग तो औरत हो और कैसे भी करके तुम पता लगा सकती हो कि वो किससे बातें करती है, थोड़ा सा छानबीन करो और पता लगाने की कोशिश करो कि वो रात को किस लड़के से बात करती है। उसके बाद दोस्तों औरतें जो होती हैं वो अपना मुखबिरी करना शुरू कर देती हैं और एक दिन रात को जब सरिता उस आदमी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तभी एक औरत खिड़की की तरफ से जाकर देखती है और सरिता को लगातार देखती रहती है और वो देखती है कि सरिता वीडियो कॉल पर अपने सफेद कपड़े उतारती है और सफेद कपड़े उतारने के बाद लाल साड़ी पहनती है और एकदम से दुल्हन की तरह सजती है, संवरती है, सिंदूर भी लगाती है, मंगलसूत्र भी पहनती है। उसके बाद वीडियो कॉल पर बात करते करते दोनों एक दूसरे के बीच में शारीरिक संबंध वगैरह वीडियो कॉल पर ही थोड़ा सा रोमांस वगैरह करते हैं। दरअसल वो औरत जो खिड़की से देख रही थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये औरत खुद को विधवा बताती है और रात को मंगलसूत्र सिंदूर पहनकर ये सारी हरकतें करती हैं, आखिर ये किसके साथ ये सब करती है। बहुत सारे सवाल उसके मन में चल रहे थे दोस्तों उसके बाद औरत को ये तो समझ में आ गया था कि वो किससे वीडियो कॉल पर बात कर रही है, लेकिन अभी भी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि वो वीडियो कॉल पर किस आदमी से बात कर रही है या फिर किससे वो बात कर रही है, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया था। उसके बाद जो चारों लोग जेल में बंद थे और जो तीन लोग सरिता के देवर थे उनकी पत्नियां थाने पे जाती हैं और उसी थानेदार साहब से कहती है कि थानेदार साहब देखिए, हमारे तो पति जेल में बंद है और उसके पति तो मर गए हैं, लेकिन मरने के बाद भी वो औरत चैन से अपना जीवन सुखी सुखी बिता रही है और ना जाने किससे वो दिन रात बात करती रहती है और हमारे पति जेल में बंद है, उन लोगों ने कोई गलती भी नहीं किया है, उनकी कोई गुनाह भी नहीं है और यहाँ तक कि वो कहती हैं कि उन्होंने रामकरण की हत्या भी नहीं की है और रामकरण की अभी तक तो बॉडी भी नहीं मिली है। दरअसल उन तीनों औरतों का सिर्फ यही कहना था कि हमारे पति और हमारे ससुर दोषी नहीं है, उन लोगों का इन घटना से कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन लोगों का साफ साफ कहने का मतलब यही था कि रामकरण की हत्या हमारे पति या फिर हमारे ससुर ने नहीं किया है। ये सब सुनने के बाद जो थानेदार साहब थे वो सरिता को थाने पर बुलाते हैं और पूछते हैं कि एक बात बताओ कि तुम इतनी रात को किससे बात करती हो। तब सरिता कहती है कि साहब मैं एक विधवा औरत हूं और आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आप एक भारतीय नारी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले थोड़ा सा सोच समझ लेना चाहिए था। दोस्तों ये सारी बातें थानेदार साहब सुनकर थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं और अपने आप को अफसोस जताते हुए जाहिर करते हैं। फिर सरिता को वहां से भेज
भेज दिया जाता है। सरिता अपने घर चली जाती है, लेकिन थानेदार साहब क्या करते हैं कि वो अपने सीनियर से बातचीत करते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं कि साहब ऐसी ऐसी बात है, लेकिन अभी तक उसकी डेड बॉडी मिली नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब जो थानेदार साहब के सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम सरिता के फोन का CTR निकालो और उसका फोन ट्रेस पे लगा दो और लगातार ट्रेस करते रहो और देखो कि वो किससे बातें करती रहती है। तब जाके पता लगेगा कि वो सरिता किससे बातें करती हैं। दोस्तों, सरिता रोज रात को 1 बजे के आसपास वो किसी लड़के से बात करती थी। वो जो लड़का था वो गुजरात का रहने वाला है, ये बात पुलिस वालों को CTR निकालने के बाद पता चल जाती है। उसके बाद लगातार सरिता उससे हमेशा बात करती रहती थी और सिर्फ उसी से बात करती थी और किसी से नहीं। उसके बाद थानेदार साहब एक पुलिस की टीम बनाते हैं और उस टीम को भेज देते हैं गुजरात के लिए, जहां पे वो लड़का था और जिससे सरिता बात करती थी, ये पता करने के लिए कि वो आदमी कौन है जिससे सरिता बात करती है। जब पुलिस की टीम उस लोकेशन पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है, जब वो आदमी दरवाजा खोलता है तो पुलिस देखती है कि वो आदमी कोई और नहीं है बल्कि जिसका मर्डर हुआ था, जो रामकरण था, वो ही वहां पर खड़ा होता है और दरवाजे के पीछे वही दरवाजा खोलता है। ये सब देखकर पुलिस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि जिस इंसान की डेड बॉडी को वो लोग 3 सालों से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, वो आदमी वहां पर जिंदा है। और दोस्तों, पुलिस ये भी सोचती है कि जिसके मर्डर के केस में 4 लोग 3 सालों से जेल में सजा काट रहे हैं, दरअसल वो इंसान का मर्डर हुआ ही नहीं है और वो अभी तक गुजरात में रहकर अपनी नौकरी कर रहा है और अपनी जीविका चला रहा है। उसके बाद रामकरण को हिरासत में लेकर पुलिस की टीम उसको गोंडा लेकर आती है। जब रामकरण को रामकरण के घर लेकर जाया जाता है तो उसके गांव वाले भी उसको देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे यार, ये तो अभी जिंदा है, इसके चक्कर में इसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया और उसकी पत्नी 3 सालों से विधवा की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रही है, लेकिन ये तो अभी भी जीवित है। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी भी किसी को ये बात पता नहीं चल रहा था कि आखिर पूरा मामला है क्या। जब पुलिस की टीम सरिता और रामकरण से पूछताछ करती है, तब जिस सच का खुलासा होता है वो सुनने के बाद सरिता के घर वाले, यहां तक कि गांव वाले और पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि परिवार को फंसाने के लिए, परिवार को तबाह करने के लिए सब कुछ एक सोची समझी साजिश की गई थी और एक प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग कोई और नहीं बल्कि सरिता और उसका पति रामकरण मिलकर ही इस घटना को अंजाम दिए थे। लेकिन दोस्तों, प्लानिंग बनाने से पहले इन दोनों ने एक गलती कर दिया था और ये लोग सोचे नहीं थे कि अगर रामकरण को मृत घोषित कर दिया जाएगा तो रामकरण दोबारा अपने घर वापस नहीं आ पाएगा और इसी चक्कर में ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ी कर बैठते हैं। लेकिन जैसे ही सरिता पुलिस को जाके बताती है कि रामकरण की मृत्यु हो चुकी है, उसका मर्डर हो चुका है, तब रामकरण जब घर से भाग जाता है तो उसके बाद 3 सालों तक वो घर पर आता ही नहीं है, क्योंकि अगर वो घर पर वापस आता तो उसकी मृत्यु का खुलासा हो जाता और सारी घटना का खुलासा हो जाता और पता चल जाता कि इसके पीछे किसका हाथ है। इसके बाद दोस्तों, रामकरण अपने गांव में कभी नहीं आया था। उसके बाद दोस्तों, सरिता पुलिस वालों से बताती है कि वो वीडियो कॉल पर रोज किसी और से नहीं बल्कि रामकरण से ही बात करती थी। रामकरण को एहसास दिलाती थी कि उसकी पत्नी अभी भी उसके साथ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरिता थोड़ा सा डरती थी, उसको डर सताता था कि रामकरण उससे दूर गुजरात में रहता है तो शायद किसी औरत से उसका संबंध न बन जाए या फिर किसी औरत से वो शादी ना कर ले, इसलिए वीडियो कॉल पर हमेशा दुल्हन की तरह सजती थी, संवरती थी और उससे बातें करती थी और वीडियो कॉल पर उसके साथ संबंध भी बनाती थी, क्योंकि सरिता ये सोचती थी कि शायद मेरा पति मुझे छोड़ देगा तो इस सब प्लानिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए वीडियो कॉल पे लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती रहती थी ताकि उसके पति रामकरण को ये लगे कि अभी भी पत्नी उसके साथ है। उसके बाद दोस्तों, सरिता के जो 3 देवर थे और सरिता के जो ससुर थे उनको जेल भेज दिया गया था। अब उनका जमानत करवा के वापस उनको घर बुलाया जाता है और उनको जेल से छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों, वो लोग अपने घर पर आते हैं और सरिता को और रामकरण को कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, रामकरण के भाई और उसके पिता बिना किसी गलती किए हुए 3 सालों तक जेल में बिना किसी गुनाह के, बिना किसी गलती की सजा काट रहे थे। दरअसल जब रामकरण से पूछा गया कि तुमने अपनी भाइयों के साथ, अपने पापा के साथ ऐसा क्यों किया, तब उसने बताया कि वो लोग हमारी जमीन जायदाद हड़पना चाहते थे, हमें मारकर हमें घर से बाहर निकालना चाहते थे, मुझे मारते पीटते भी थे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन सभी लोगों को इस रास्ते से हटा दिया जाए। तब जाकर वो दोनों मिलकर इस घटना की प्लानिंग की और इस घटना को अंजाम भी दिए। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो दूसरों के साथ गलत करता है उसके साथ भी एक ना एक दिन वैसा ही होता है। रामकरण और सरिता दोनों जेल चले गए और अपने किए की सजा वो लोग अभी भी जेल के अंदर काट रहे हैं। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद
बाद मेरा तो दिल बहुत ज़्यादा दहल गया था। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, अपना राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।